श्रद्धा हत्याकांड, जिसमें लड़की के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, शायद आप लोगों ने सुना होगा। पर क्या आप अनुपमा हत्याकांड के बारे में जानते हो, जिसमें लड़की के 75 टुकड़े कर दिए जाते हैं? शायद नहीं जानते होगे। पर एक बात जान लो कि जब इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था और जो भी पुलिस ऑफिसर्स इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, एक समय ऐसा भी आया जब उन पुलिस ऑफिसर्स के पैर कांप गए जब उन लोगों ने देखा कि एक किसी शरीर के, इंसानी शरीर के 75 टुकड़े कर दिए गए हैं। यहाँ पे उन पुलिस वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। आइए आपको हम अनुपमा केस के बारे में सब कुछ डिटेल में बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था अनुपमा के साथ उस रात को। ये कहानी दिल्ली से शुरू होती है। दिल्ली के कॉलेज में एक राजेश नाम का लड़का पढ़ा करता था। पेशे से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और उसी दौरान एक लड़की अनुपमा उसके फ्रेंड सर्कल में आती है और राजेश और अनुपमा में दोस्ती हो जाती है। इस वक्त दोस्ती सिर्फ दोस्ती थी, पर ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और देखते ही देखते ये दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर जैसा सोचा होता है वो होता भी है। 10 फरवरी 1999 को इन दोनों की शादी हो जाती है। राजेश जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था वो पूरा कर चुका था और उसकी नौकरी अमेरिका में लग चुकी थी। तो ये दोनों शादी के बाद अमेरिका में चले जाते हैं और अमेरिका में ही अच्छे से रहते हैं। अब तक मामला बिल्कुल अच्छा चल रहा था, सिंपल स्वीट जैसा सोचा था। 1999 में शादी हुई और 2006 में इन दोनों के बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, जिसमें एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। उस लड़के का नाम सिद्धार्थ रखा जाता है और लड़की का नाम सोनाक्षी। क्योंकि अमेरिका में ही ये दोनों बच्चे ने जन्म लिया था, इसीलिए पालन पोषण वाली जिम्मेदारी जो थी वो बढ़ चुकी थी। और इसीलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग अमेरिका से अब वापस इंडिया चले जाते हैं ताकि बच्चों की देख रेख जो है वो अच्छे से की जा सके। और इसीलिए 2008 में ये पूरे परिवार के साथ अमेरिका को छोड़ करके भारत में चले आते हैं। देखिए, एक और पीछे से स्टोरी इस कहानी में जुड़ी हुई है। राजेश को अनुपमा पे शक था कि अमेरिका में राजेश का जो दोस्त है उससे पीठ पीछे अनुपमा बात कर रही है और इस बात को लेकर के राजेश और अनुपमा में कभी भिड़ंत भी हो जाती थी। फिलहाल के लिए ये लोग अमेरिका से भारत वापस आ गए 2008 के साल में। अब भारत लौटने के बाद अनुपमा अपने माँ बाप के घर चली जाती है और राजेश को कोलकाता में राजेश की नौकरी लग जाती है एक अच्छे से कंपनी में। यहाँ पे भी राजेश कोलकाता में फिट एंड फाइन नौकरी कर रहा था और अनुपमा अपने माँ बाप के घर पे गई हुई थी और वहाँ पे दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। एक दिन अनुपमा को एक बैग पता चलता है कि जो उसका पति है राजेश कोलकाता में दूसरी शादी कर लिया है और वो किसी और के साथ भी रह रहा है। अब अनुपमा को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और अनुपमा अपने माँ बाप के घर से डायरेक्ट पकड़ लेती है ट्रेन और पहुंच जाती है कोलकाता। और वहां पे जाकर के इन दोनों में काफी बहस होती है और इसके बाद अनुपमा इस पे एक केस फाइल कर देती है और ये मामला कोर्ट में चला जाता है। मामला जब फैमिली कोर्ट में जाता है तो इन दोनों में आपस में सुलह होता है और अब कोर्ट ये कहती है कि राजेश को अनुपमा के लिए 20,000 रुपए पर महीने देने होंगे ताकि बच्चों का जो पालन पोषण की जिम्मेदारी है या फिर अनुपमा का जो खर्चा है वो उन 20,000 रुपयों में निकल पाए। और इसीलिए अदालत यही नतीजे पर पहुंचती है कि अब राजेश हर महीने अनुपमा को 20,000 रुपए देगा। अब देखिए, बातें तो काफी आगे बढ़ चुकी थी, पर राजेश और अनुपमा अभी भी सोचते थे कि हम लोगों का परिवार फिर से सिमट जाए और इसीलिए ये दोनों मिलकर के आपस में एक फैसला लेते हैं कि हम लोग कहीं और पे शिफ्ट होते हैं और यहाँ पे फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। खैर, ये सब तय होता है और फिर से राजेश और अनुपमा देहरादून में एक फ्लैट लेकर के वहीं पे शिफ्ट होते हैं। अब देहरादून में अनुपमा, अनुपमा के बच्चे और राजेश, ये सभी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। पर देखिए,
पहले की बातों को लेकर के अभी भी अनुपमा राजेश से लड़ती थी कि तुम तो कोलकाता में थे, दूसरे के साथ रह रहे थे। साफ सीधी बात है, राजेश भी इसको ऐसे ही ट्रीट करता था और कहता था कि तुम तो मेरे दोस्त से बात करती थी। तो इन दोनों में कोलैप्स जो था वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के बहुत ज्यादा था और ये कोलैप्स दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। कभी कभी नॉर्मल रिश्ते हो जाते थे और कभी कभी बहुत हाई चले जाते थे। ऐसा होता रहता है और अचानक से अनुपमा एक दिन गायब हो जाती है। अब राजेश को भी समझ नहीं आता कि वो कहाँ गई। हालांकि ये गायब होने में एक षड्यंत्र है जो आपको हम आगे चल के बताएंगे। खैर, अभी मान लेते हैं कि अनुपमा गायब हो गई है और राजेश अनुपमा के माता पिता के पास फोन करता है और वहां पे बोलता है कि अनुपमा और हम में दोनों में झगड़ा हो गया था और अनुपमा घर छोड़ के चली गई है। खैर, जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो वापस चली आएगी। तो अनुपमा के माँ बाप भी सोचते हैं कि हाँ, उसके पास पैसे हैं, वो हो सकता है कि कुछ समय के लिए घर छोड़ के बाहर चली जाए और जब उसका मन शांत हो तो वो वापस आ जाए। ये वापस आने वाली बात है वो कभी कंप्लीट ही नहीं होती क्योंकि वक्त बीत रहा था, अनुपमा किसी से बात नहीं कर रही थी और बिल्कुल शांति माहौल था। अनुपमा का आने का कोई भी उम्मीद नहीं था। हालांकि यहाँ से तो कहा जा रहा था कि अनुपमा जब ठंडी होगी उसकी दिमाग तो वो वापस आ जाएगी। 1.5 महीने बीत जाते हैं। 17 अक्टूबर 2010 से लेकर के 11 दिसंबर 2010 तक अनुपमा से कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है, जिससे अनुपमा के घर वाले बहुत टेंशन में आ जाते हैं और इसी बात को लेकर के अनुपमा का भाई राजेश के पास यानी अनुपमा के पति के पास पहुंच जाता है और राजेश से प्रश्न करता है कि अनुपमा यानी तुम्हारी बीवी, मेरी बहन, इतना दिन से गायब है, तुमने पुलिस स्टेशन में शिकायत क्यों नहीं करी? तो उसका राजेश का यही कहना होता है कि अरे वो वापस आ जाएगी, ऐसा लग रहा है मुझे। फिर अनुपमा का भाई ज्यादा जोर जबरदस्ती करता है और कहता है कि हम लोग चलते हैं पुलिस स्टेशन, कंप्लेन लिखवाते हैं। तो अनुपमा का पति राजेश कहता है ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी आया वॉशरूम से। इधर वॉशरूम में राजेश घुस रहा है और ज्यों ही घुसकर इधर गेट बंद किया, कुछ ही मिनट बाद अनुपमा के भाई के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि भाई, मैं कभी वापस नहीं आने वाली हूँ, कोई चिंता मत करना, मैं तुम लोगों से नहीं मिलूंगी। ये मैसेज अनुपमा का ही था, अनुपमा के भाई के सेलफोन पे आया हुआ था। अब अनुपमा का भाई बिल्कुल टेंशन में हो जाता है कि आखिर इतने समय से तो फोन बंद था और मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो इसका मैसेज आ गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और कुछ ही मिनट में वॉशरूम से राजेश बाहर निकल के आता है और जो ही राजेश वॉशरूम से बाहर निकल के आता है, अनुपमा का भाई राजेश को दिखाता है कि देखो, उसने मैसेज किया है कि मैं वापस लौट के नहीं आऊंगी। अब राजेश कहता है अनुपमा के भाई से कि देखो, वो जहां भी है ना, वो लग रहा है मुझे कि ठीक है और इसीलिए हम लोगों को पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए और कंप्लेन नहीं लिखवाना चाहिए। जब उसका दिमाग सही होगा वो वापस आ जाएगी और मैसेज तो आया है, यानी कि वो सब कुछ ठीक है। लेकिन अभी अनुपमा का भाई ना राजेश पे ही शक करने लगता है कि कहीं इसमें इसका हाथ तो नहीं है, क्योंकि जब भी हम पुलिस की बात कर रहे हैं ये तुरंत पैर पीछे खींच ले रहा है। तो वो कहता है कि नहीं, हम लोग चलते हैं पुलिस स्टेशन। फिर ये दोनों जाते हैं पुलिस स्टेशन में, कंप्लेन लिखवाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। इस दौरान पुलिस ने आश्वासन दिया था कि हम लोग कुछ लोग घर पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, आप लोगों से कुछ सवाल पूछेंगे और उसके आधार पे इन्वेस्टिगेशन जारी करेंगे और वो जहाँ भी होगी मिल जाएगी, क्योंकि मैसेज तो अभी आया ही है, यानी वो जीवित है जहाँ है। ये लोग जब घर पे आ जाते हैं 2 ही 3 घंटे हुए रहते हैं, पुलिस 5 लोगों की टीम बना करके घर पे आ जाती है। पहले तो पुलिस ने बोला था कि हम लोग कुछ खास नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस आते ही तुरंत चारों ओर फैल जाती है, घर में जाके तलाशी लेने लगती है, पूछताछ भी करती रहती है, तलाशी भी लेती रहती है। पर राजेश के घर में अनुपमा कहीं भी नहीं मिलती। मिलता है तो एक फ्रिज मिलता है, डीप फ्रीजर। अब कुछ पुलिस वालों को ना डीप फ्रीजर देख के बड़ा असंभव सा लगता है। वो लोग राजेश से सवाल करते हैं कि ये डीप फ्रीजर घर में क्यों रखा है तुमने? क्योंकि आमतौर पे क्या, जो भी लोग घर वाले होते हैं वो नॉर्मल सा फ्रिज रखते हैं। डीप फ्रीजर वहां पे रखा जाता है जैसे कि मान लो किसी की दुकान है और उसको बहुत सारे सामान स्टोर करने हैं, इस वजह से डीप फ्रीजर रखा जाता है। लेकिन इन लोगों की तो दुकान थी नहीं और डीप फ्रीजर जो रखा गया था इस पे ताले भी मारे गए थे। तो पुलिस इस पे शक करती है राजेश पे और कहती है कि इसमें ताला क्यों लगा है और तुमने डीप फ्रीजर लिया क्यों है? इस पर राजेश जवाब देता है कि ये मैंने ही लिया है, ऐसे ही लिया है नॉर्मली,
और इसमें ताला अनुपमा मार के गई है। खैर पुलिस को ये बात ना हजम नहीं हो रही थी और इसीलिए ये प्रश्न बार बार किया जा रहा था और अब फाइनली मान जाता है राजेश और चाबी ला करके डीप फ्रीजर का दे देता है और पुलिस अब डीप फ्रीजर को खोलती है। जब पुलिस डीप फ्रीजर को खोलती है तो कई सारे पॉलिथीन उसमें मिलते हैं। उन पॉलिथीन में लगभग 2-3 केजी सामान रखा हुआ था। बहुत सारे पॉलिथीन थे, 2-3 केजी के थे। अब पुलिस उसको खोलती है, देखती है तो उसमें मांस जैसा लग रहा था। नॉर्मल बात है, घर में लोग मांस खाते हैं तो ये नॉर्मल है। पुलिस दूसरा पॉलिथीन खोलती है, उसमें भी मांस है। बहुत सारे पॉलिथीन खोले जाते हैं, सब में मांस है। अब क्योंकि इतना ज्यादा, क्योंकि डीप फ्रीजर था तो बहुत पूरा बर्फ का लेयर जम गया था, तो ये समझ नहीं आ रहा था कि मांस है किस चीज का। तो पुलिस उसको बाहर निकाल के रखती है, कुछ पॉलिथीन्स को, और सोचती है कि कुछ देर में बर्फ जब पिघलेगी तो हम पता कर पाएंगे कि ये मांस है किस चीज का। क्योंकि अभी तक पुलिस को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक बात एबनॉर्मल लग रही थी कि इतना ज्यादा मांस क्यों है एक घर में। खैर लोगों का शौक होता है तो पुलिस सोचती है कि हम एक बार चेक ही कर लें। और पुलिस का ये सोचना तब सही साबित होता है जब पॉलिथीन का बर्फ पिघलता है और उसमें पुलिस को दिखाई देता है जैसे कि इंसानी उंगलियां। पुलिस जो ही इंसानी उंगलियों को देखते हैं, पुलिस को सब खेल समझ में आ जाता है और वो कड़क आवाज में राजेश को बोलते हैं कि ये सब क्या है। और तब राजेश कहता है कि ये जो भी है ये अनुपमा है। और अब पुलिस को सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था कि ये अनुपमा के साथ हुआ क्या है। अनुपमा फ्रिज में थी, कई टुकड़ों में बटी हुई थी। जब उन टुकड़ों को जोड़ा गया तो उसमें से बहुत सारे पार्ट्स मिसिंग थे। तो यहाँ पर पूछा गया कि चलो अनुपमा तो है, पर बहुत सारे पार्ट्स को तुमने क्या किया। तो यहाँ पे वो बोलता है राजेश कि जब मैं शाम को कहीं जाता था, बाहर जाता था अधिकतर, तो मैं कुछ पॉलिथीन्स को उठाता था, लेके जाता था और बाहर जंगल में फेंक देता था। पुलिस राजेश को तुरंत जंगल लेके जाती है, उधर से कुछ पार्ट्स बटोरती है और अब होती है कड़ाके से पूछताछ। और राजेश अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो कहता है कि 17 अक्टूबर 2010 शाम का वक्त था। बच्चे दूसरे रूम में सो रहे थे और ये लोग एक रूम में सो रहे थे और इसी बीच इन दोनों के बीच में बहस हुई। जब बहस हुई तो राजेश जोर से धक्का दिया अनुपमा को और अनुपमा जाकर के बेड के कोने से लड़ गई, जिससे उसके सर में चोट आ गई और वो बेहोश हो गई। अब देखिए, राजेश पर एक पहले ही केस अनुपमा ने कर रखा था, आपको पता है। और अभी राजेश सोचता है कि अब तो ये उठेगी तो फिर से जाएगी और केस करेगी मेरे पे और मेरे को जेल हो जाएगी। इसीलिए राजेश सोचता है कि इनको हम निपटा देते हैं। साइड से तकिया वकिया टाइप में होता है, वो लेता है और पूरा मुंह को दबा देता है। दम घुटता है अनुपमा का और अनुपमा खत्म हो जाती है। उसके बाद अनुपमा को बाथरूम में बंद कर देता है, अटैच बाथरूम, जैसे कि एक रूम में ही अटैच बाथरूम होता है, उसमें बंद कर देता है। इनके घर में 2 बाथरूम थे, तो रूम के बाथरूम में, अटैच बाथरूम में अनुपमा को बंद कर दिया। अब रात बीतती है, सुबह सुबह बच्चे चले जाते हैं स्कूल में दूसरा वॉशरूम यूज करके, जो एक कॉमन वॉशरूम था। बच्चे उधर गए और इधर अब राजेश जाता है, स्टोन कटर लाता है, बहुत सारी काली काली प्लास्टिक्स लाता है और सबसे पहले तो अनुपमा को डीप फ्रीजर में रखता है। फ्रिज भी वो नया खरीद के लाता है। पहले फ्रिज में अनुपमा को रखता है। जब अनुपमा का पूरा ब्लड जम जाता है, उसके बाद वो छोटे छोटे पीसेज में बांटता है और कई पीस करके बहुत सारे पॉलिथीन में ला करके और उसी डीप फ्रीजर में फ्रीज कर देता है। और जब भी वो बाहर जाता था जंगल के साइड और उधर ही 1-2 कैरी बैग की तरह लेकर के फेंक देता था और इससे ये सबूत भी मिटाना चाहता था। खैर सब कुछ पुलिस के सामने ये कहता है, सब कुछ पुलिस को समझ में आता है। फिर पुलिस 4 महीने में भी इन्वेस्टिगेट करती है, फिर चार्जशीट दाखिल करती है। कोर्ट में ये मामला जाता है, चार्जशीट को पढ़ा जाता है और उसी के आधार पर राजेश को जो अदालत होती है वो उम्र कैद की सजा सुनाती है। और अभी तक राजेश जेल में है क्योंकि उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो ये थी पूरा अनुपमा
केस की हिस्ट्री या फिर जो भी तुम बोल लो, फुल स्टोरी, जो कि एक वक्त के लिए पुलिस को भी हैरान कर दी थी कि आखिर कैसे कोई उस शख्स को खत्म करके इतने छोटे छोटे पीसेज में बांट सकता है जिस शख्स को वो कभी पसंद किया था। खैर, ऐसे केसेस बहुत सारे आते रहते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे केसेस के लिए। बाकी राम राम।